एक आईपीएस के सपोर्ट में राहुल गांधी ने क्या कहा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? दोस्तों, एक ऐसा दौर है ये जिसमें दलित चेतना अपने सर्वोत्तम अपने शीर्ष पर है। एक बहुत बड़ा वर्ग है पिछड़ों का, दलितों का, जो मिडिल क्लास में अब आ चुका है, पढ़ा लिखा है और अपने आसपास हो रही चीजों को बहुत ही गहराई से समझता है। इनफैक्ट जो गरीब है, जो अभी मिडिल क्लास में नहीं भी आ पाया, वो भी सोशल मीडिया के जरिए समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी इन सब में आरएसएस और मोदी की चुप्पी एक ऐसे खतरे की ओर इशारा करती है जो अगर वाकई में हो गया तो बीजेपी सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती उसको इसका कितना नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इस बीच सीजीआई पर जूता उछाले जाने का मामला सुर्खियों में था ही, तभी हरियाणा के एक दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में जिस तरह से खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, उनका सुसाइड नोट जिस तरह से सामने आया, उसमें उन्होंने खुद पर जातीय भेदभाव के बेहद गंभीर आरोप लगाए और आरोप भी सीनियर पुलिस अफसरान और सरकार के अफसरों पर लगाए। उसने पूरी की पूरी हरियाणा की डबल इंजन सरकार के परखच्चे उड़ा दिए हैं। स्थितियां ये आ गई हैं कि इस मामले को, सीजीआई पे जूता उछाले जाने के मामले को, और रायबरेली में जो दलित समाज से आने वाले हरिओम थी जिनकी पीट कर हत्या कर दी गई, उस तीनों मामले को जोड़कर अब विपक्ष एक अलग तरह का नैरेटिव, एक अलग तरह की लामबंदी पैदा करना चाहता है कि दरअसल ये लड़ाई जो है, ये संविधान बचाने की इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। दोस्तों, कैसे राहुल गांधी ने दलित आईपीएस के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज बुलंद की है, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने में रख देती हूँ। और सीजीआई के इस्तीफे को लेकर कौन बात कर रहा है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको दोस्तों हरियाणा के दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार जी के बारे में बता देती हूँ। और उनका इतना उत्पीड़न हुआ, इतना उत्पीड़न इनको झेलना पड़ा कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। बकायदा कई पन्नों का इन्होंने नोट छोड़ा है मरने से पहले, अपनी जान लेने से पहले, कई पन्नों का। और उन पन्नों में सबके बकायदा नाम दर्ज हैं, 13 अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। उसमें इस पूरे मामले में जो पत्नी है आईपीएस, दलित आईपीएस पूरन कुमार जी की, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और एफआईआर भी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई है। और इस मामले में बकायदा जो आईपीएस हैं वो अपनी चिट्ठी में लिख चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री से भी इस मामले में शिकायत कर चुके हैं। और तो और जिन अधिकारियों का दोस्तों इसमें नाम है वो बहुत ही हाई लेवल अधिकारी हैं। इसमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का नाम है, सरकार के मुख्य सचिव का। पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद का नाम है, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा का नाम है, डीजीपी हरियाणा, जी हाँ डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर का नाम है, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारिया का नाम है और कुछ और पुलिस अधिकारी भी हैं। और बकायदा इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी जान लेने से पहले गृह मंत्री और मुख्य सचिव को लिखित में शिकायत दी थी कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले में जो पत्नी है, जो खुद भी आईएएस हैं, अवनीत कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री को बकायदा अपनी 4 प्रमुख मांगे लिख दी हैं। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई सरकार इस पूरे मामले में जांच करेगा। लेकिन ये पूरी की पूरी उस व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े करता है जिसमें न केवल आपका तब भी उत्पीड़न होगा जब आप समाज के बिल्कुल निचले पायदान पे होंगे, आर्थिक तौर पर पिछड़े होंगे, शैक्षिक तौर पर पिछड़े होंगे, बल्कि आप जब समाज के उस स्तर पे आ जाते, जब आप सीजीआई बन जाते या जब आप आईपीएस बन जाते। दोस्तों, इस देश में आईपीएस आईएएस से ऊपर तो कोई सरकारी पद नहीं। हर आदमी का, बच्चे का ख्वाब होता है कि आईपीएस आईएएस बने। पूरी जवानी पूरा वर्क खपा देता है कि आईपीएस आईएएस बन जाए। वहां तक पहुंचने के बाद भी अगर आपको जान देनी पड़े इस बात के उत्पीड़न से कि क्योंकि आप एक खास जाति में पैदा हुए इसलिए आपका उत्पीड़न हो रहा है और जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं वो सीधे सत्ता में बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा शर्मिंदगी इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए और सरकार के लिए क्या हो सकती है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, जिन अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, जब तक वो पदमर बने हैं, जांच कैसे होगी? भाई, आपने डीजीपी का ही नाम लिख दिया, आपने मुख्य सचिव का ही नाम लिख दिया अपने चिट्ठी में, तो फिर ये लोग पद में बने कैसे हैं? सबसे पहले तो इनको पद से हटाया जाना चाहिए, फिर जांच कैसे होगी? तो जांच को प्रभावित करेंगे। ये मामला बहुत बड़ा हो गया दोस्तों। ऊपर से सीजीआई पर जूता उछाला जाने का मामला, और कुछ दिन पहले मैंने आपको रायबरेली के एक दलित हरिओम के बुरी तरह से लिंचिंग का मामला भी दिखाया था। अब इस पूरे मामले में
राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालातों में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। मैं तो हैरान हूं दोस्तों, बहन जी मायावती ने एक बहुत बड़ी रैली की और उनकी रैली के लिए कहा जाता है कि एकमात्र बहन जी ही हैं जिनकी रैली में जनता को पैसे देके नहीं बुलाया जाता, जनता खुद आती है। रैली दोस्तों दोपहर में होनी थी और बहन जी की रैली में सुबह 4 बजे ही जनता एक तरह से उमड़ गई। क्यों? क्योंकि बहन जी का अपना एक जनाधार है। लेकिन सोचिए दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा भाषण बहन जी ने दिया, लेकिन रायबरेली में हरिओम के बारे में कुछ नहीं बोला, सीजीआई पर जूता उछाले जाने के मामले में कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट हरियाणा के इस आईपीएस के लिए भी बहन जी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले को अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप से विपक्ष उठा रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने तो मुद्दे पे बोला ही बोला, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला है। हरियाणा के दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार जी को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया तो इनके ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं, बाबा साहब तक को गाली दे रहे हैं। आज भारत को ये लोग कहां ले गए हैं? दोस्तों इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर अब सीजीआई गवाही के अपमान पर जिस तरह से एक्शन नहीं लिया गया, इसको लेकर भी आलोचना हो रही है सरकार की। मैं आपको 2 दिन पहले ही खबर दिखा चुकी हूँ। सीजीआई की माताजी और उनकी बहन सामने आई, बकायदा वीडियो संदेश उन्होंने शेयर किया, मराठी में भी हिंदी में भी, कि ये सीजीआई का, ये जस्टिस गवाही का अपमान नहीं है, ये उस पद का अपमान है, ये संविधान का अपमान। बल्कि दोस्तों जस्टिस गवाही की बहन ने तो बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि ये जूता जो है वो संविधान पर उछाला गया है और किसी भी हाल में, मेरे भाई ने भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन किसी भी हाल में इस मामले में माफी नहीं मिलनी चाहिए उस शख्स को। उसके बावजूद भी अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उस वकील पर एक्शन नहीं लिया। वो वकील इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए फिर रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों, क्योंकि बहन की बात अब सोशल मीडिया में खूब वायरल होने लगी, रवीश कुमार, पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, मेरी राय में चीफ जस्टिस बीआर गवाई जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी बहन की बात सही है कि यह हमला संविधान पर हुआ है। ऐसे में चीफ जस्टिस को नहीं कहना चाहिए कि जो बीत गई सो बात गई। जिस तरह से हमले के बाद जूता फेंकने के समर्थन में कसीदे गसे गए, उनके लिए कुछ भी नहीं बीता है। रही बात कार्रवाई की, तो इस भ्रम में कोई न रहे कि अदालत के कहने पर कार्रवाई हो जाती है। इसका डर जूता फेंकने वाले को न पहले था न अब है, क्योंकि वे सत्ता के समर्थक में हैं। तभी तो वे इस पर गर्व कर रहे हैं कि इंटरव्यू दे रहे हैं। दोस्तों आज मैंने आपको पहली खबर दिखाई, जस्टिस गवाई के साथ जिस वक्त उस बेंच में ये सब कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो जज बैठे हुए थे, उन्होंने भी इस पूरे मामले को साफ तौर पर इसका विरोध किया है। कहा है कि जस्टिस गवाई ने भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन ये माफी करने योग्य नहीं है, इस पे हम माफी नहीं दे सकते। ये चीफ जस्टिस के पद के अपमान का मामला है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोलेंगे? दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास 2 शिकायतें हैं, उस वकील के खिलाफ भी और दोस्तों कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य और यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ भी। सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है। इनफैक्ट बेंगलुरु में तो उस वकील के खिलाफ जिसने कृत्य किया, उस पर 0 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के पास तो ट्रांसफर होगी वो एफआईआर। तो दिल्ली पुलिस वैसे तो खुद कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो अब कर दे कार्रवाई। लेकिन कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में, अगर बीजेपी सोचती है कि मामले को वो गोदी मीडिया के जरिए रफा दफा कर चुकी, या मामले पर उसने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी डालने वाला ये मामला है नहीं। बीजेपी कल्पना भी नहीं कर सकती कि इसका उसको किस लेवल पर राजनीतिक नुकसान होगा। और राजनीतिक नुकसान से ज्यादा दोस्तों ये बात सामाजिक एकता की है। हम आज भी अगर एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर एक खास जाति में पैदा होकर आप अचानक से एक गलत फहमी में जीते हैं कि हम फलाने से ऊपर हैं, हम अगड़े हैं, हम फॉरवर्ड हैं, और ये जो हैं ढिमकाने ये हमसे नीचे हैं। तो दोस्तों आपके विकसित भारत का सपना, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, और जितनी भी बातें आप बोलते हैं, साल 2047,
सब बेमानी है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। कोई भी समाज सबसे पहले यहां से विकसित होता है। अगर यहां विकास नहीं है तो फिर कैसे होगा विकास? आप बताइए, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।